चीनी कहानी कार्यक्रम। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। सभी श्रोताओं को आपकी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट का प्यार भरा नमस्कार। चीनी कहानी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में प्रस्तुत है दर्शनीय स्थलों से जुड़ी कथा। मैं आपको ले जाऊंगी विश्व की छत के नाम से मशहूर शंघाई तिब्बत पठार पर, जहां विश्व विख्यात पोताला महल स्थित है। आज आप सुनेंगे पोताला महल के बारे में कहानी। रहस्यों से परिपूर्ण शंघाई तिब्बत पठार पर जो विश्व में समुद्र सतह से सबसे ऊंचे और विशाल महल रूपी वास्तु निर्माण खड़ा है, वह तिब्बती बौद्ध धर्म का आलीशान भवन निर्माण पोताला महल है। निर्माण 7वीं शताब्दी में आरंभ हुआ था, जो तिब्बती राजा सोंगसेन गाम्पो द्वारा थांग राजवंश यानी कि 618 से 907 तक के काल में राजकुमारी वनचंग के साथ शादी के लिए बनवाया गया था। पोताला का अर्थ पुतल है। कहते हैं कि पुतल बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के निवास द्वीप का नाम है, इसलिए पोताला भी दूसरा पुतल पर्वत कहलाता है। पोताला महल तिब्बत के ल्हासा शहर में खड़े लाल पहाड़ पर बनाया गया है, जो समुद्र सतह से 3700 मीटर ऊंचा है। महल पहाड़ी ढलान से ऊपर चोटी पर निर्मित हुआ है, जिसका क्षेत्रफल 3,60,000 वर्ग मीटर है। पोताला महल लाल भवन और श्वेत भवन 2 भागों में बटा है। लाल भवन बीच में भव्य रूप से खड़ा नजर आता है और उसके दोनों ओर श्वेत भवन उसकी सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं। लाल और सफेद रंग के बीच बहुमंजिला पोताला महल देखने में बहुत मनोहारी और शानदार लगता है। पोताला महल का मुख्य भवन लाल पहाड़ की चोटी पर स्थित है। वह राजा सोंगसेन गाम्पो के तपस्या करने के लिए बनवाया गया था। भवन गुफानुमा है, जिसके भीतर सोंगसेन गाम्पो और उसकी रानी थांग राजवंश की राजकुमारी वनचंग, उसकी दूसरी रानी नेपाल की राजकुमारी भ्रिकुटी और उसके प्रमुख मंत्री लोन तोंगचांग आदि की मूर्तियां मौजूद हैं। यह सभी 7वीं शताब्दी के तिब्बती थुपो राजकाल की कलाकृतियां हैं और अनमोल सांस्कृतिक धरोहर है। पोताला महल तिब्बती बौद्ध धर्म की ठेठ शैली में निर्मित भवन निर्माण है, फिर भी उसमें हान जाति की वास्तुकला, स्तंभों पर चित्र नक्काशी अपनाई गई है, जो इस बात की साक्षी है कि आज से 1300 साल पहले चीन के हान और तिब्बत जातियों में शादी ब्याह का रिश्ता कायम हुआ था। तिब्बत और हान जाति की एकता स्थापित हुई थी। 1300 साल पहले की तिब्बती राजा और थांग राजवंश की राजकुमारी की शादी की दिलकश कहानी आज भी हान और तिब्बती लोगों की जुबान पर है। याद रहे, ईस्वी 7वीं शताब्दी में तिब्बत में शक्तिशाली थुपो राज्य की स्थापना हुई थी। राजा सोंगसेन गाम्पो एक परिश्रमी, बुद्धिमान, प्रजा से प्यार करने वाला महत्वाकांक्षी शासक था। उसके शासनकाल में थुपो राज्य दिनों दिन शक्तिशाली बनता चला गया। चीन के भीतरी इलाके में स्थापित थांग राजवंश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करने और भीतरी इलाके की समुन्नत तकनीक और संस्कृति सीखने के लिए सोंगसेन गाम्पो ने थांग राजवंश की राजकुमारी वनचंग से वैवाहिक संबंध बनाने का प्रस्ताव पेश किया। राजा सोंगसेन गाम्पो ने अपने विश्वसनीय मंत्री लोन तोंगचान को विवाह प्रस्ताव के लिए उपहार सहित थांग राजवंश की राजधानी चांगआन भेजा। जब राजा का विशेष दूत
लोनतोंग चान छांगान पहुंचा तो उसे पता चला कि थांग राजवंश के कई पड़ोसी राज्यों ने भी सुंदर और सुशील राजकुमारी वनचंग से विवाह का प्रस्ताव पेश करने विशेष दूत भेजे थे। थांग राजवंश के सम्राट थाइसोंग ने समस्या के समाधान के लिए विभिन्न देशों से आए दूतों को बुद्धि की स्पर्धा के लिए 3 पहेलियां पेश की। जिस किसी ने तीनों प्रश्नों के सही उत्तर दिए उसी के राजा का वनचंग के साथ शादी का प्रस्ताव स्वीकार किया जाएगा। थांग सम्राट थाइसोंग का पहला प्रश्न था कि शाही उद्यान में 10 लकड़ियां रखी गई हैं। प्रत्येक के दोनों छोर मोटाई में बराबर हैं। विभिन्न राज्यों के दूतों को यह पहचानना होगा कि लकड़ी का कौन सा हिस्सा उसकी जड़ है और कौन सा छोर उसका सिर है। बुद्धिमान थुपो मंत्री लोनतोंग चान ने लकड़ी को पानी में डाला। लकड़ी का जड़ वाला भाग घनत्व सघन होने के कारण भारी होता है, वह पानी में अपनी तरफ डूब जाता है। इस तरीके से उसने लकड़ी के जड़ और सिर को अलग पहचानने में सफलता प्राप्त की। थांग सम्राट थाइसोंग का दूसरा प्रश्न था कि एक ऐसा जेड है जिसके अंदर 9 मोड़ों वाला लंबा टेढ़ा घुमावदार छोटा छेद बनाया गया है। विशेष दूतों से कहा गया कि वे एक महीन धागे को जेड के छेद में से आर पार निकाल दें। अन्य राज्यों के दूत तो बड़े गौर से धागे को जेड के अंदर के छेद में डालने की कोशिश में थे, लेकिन बुद्धिमान लोनतोंग चान को एक अच्छा उपाय सूझा। उसने जेड के छेद के एक ओर शहद लगाया, एक महीन धागे को चींटी के कमर में बांधा, चींटी को छेद के दूसरे छोर पर रखा। जब चींटी ने छेद के उस पार शहद की गंध सूंघी तो वह छेद के अंदर घुसी और दूसरी ओर से निकल गई। इस तरह लोनतोंग चान ने दूसरी स्पर्धा भी जीती। थान सम्राट थाइसोंग का अंतिम प्रश्न था कि 100 मादा घोड़े और 100 बछड़े मिश्रित हुए रह रहे हैं। दूतों से मांग है कि वे मादा घोड़े और उसके बछड़े को दूसरे मादा घोड़े और उसके बछड़े से अलग कर पहचान करें। अन्य दूतों में से किसी ने रंग से विभाजित करने की कोशिश की तो किसी ने आकृति से, लेकिन उन सभी की कोशिश असफल रही। लोनतोंग चान ने मादा घोड़े और बछड़ों को अलग कर रात भर बाड़ों में रखा। दूसरे दिन सुबह उन्हें बाहर छोड़ दिया गया। रात भर भूखे बछड़े अपनी अपनी मादा घोड़े के पास दौड़कर दूध पीने लगे। इस तरह मादा घोड़े और उसके बछड़े को भी अलग कर पहचान लिया गया। लोनतोंग चान के सही उत्तर को देखकर थांग राजवंश के सम्राट थाइसोंग ने उसकी बुद्धिमत्ता आजमाने के लिए एक अतिरिक्त पहेली दी। यानी उससे कहा गया कि वह 500 बुरके से चेहरा ढके युवतियों में से राजकुमारी वनचंग को पहचान ले। राजमहल के बाहर के लोगों में से किसी ने भी राजकुमारी को नहीं देखा था। उसे 500 समान वस्त्र पहनी युवतियों में पहचान लेना काफी मुश्किल था। सभी अन्य दूत लाचार हो गए, परंतु लोनतोंग चान को पता था कि राजकुमारी वनचंग को एक विशेष किस्म की खुशबू वाली इत्र पसंद है। इस इत्र की सुगंध को मधुमक्खियां भी पसंद करती हैं। राजकुमारी को पहचानने के दिन लोनतोंग चान ने अपने पास कुछ मधुमक्खियां रखी थी। इस दौरान उसने मधुमक्खियां छोड़ दी। मधुमक्खियां राजकुमारी की वह विशेष सुगंध सूंघकर उसी के आसपास उड़ने लगी। इस तरह लोनतोंग चान ने एक बार फिर जीत हासिल की। थांग सम्राट थाइसोंग ने सोचा कि थुपो राज्य का मंत्री इतना बुद्धिमान है तो उसके राजा जरूर विवेकशील होंगे। अंततः उसने अपनी बेटी राजकुमारी वनचंग का हाथ तिब्बती राजा छोंगचेन गाम्पो को सौंप दिया। इस शादी से तिब्बत के थुपो राज्य के राजा छोंगचेन गाम्पो को अपार खुशी हुई और राजकुमारी वनचंग से विवाह के लिए उसने 999 कमरों वाला एक भव्य महल बनाने का आदेश दिया। इस तरह लहासा में पोताला महल निर्मित हुआ और राजकुमारी वनचंग से विवाह प्रस्ताव की वह रुचिकर कहानी भी पोताला महल के भित्ति चित्रों में वर्णित हुई है।
श्रोता मित्रों, राजकुमारी वनचंग और राजा सोंगजांग गाम्पो की प्रेम कहानी सुनने के बाद अब आप एक गीत का मजा लें, जो राजकुमारी वनचंग और चिनी हान जाति और तिब्बती जाति के बीच दोस्ती का गुणगान है। राजकुमारी वनचंग ने चिनी हान जातीय संस्कृति के प्रसार के लिए भारी योगदान किया था। तिब्बती लोगों के दिल में उन्हें बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की अवतार मानी जाती है। जैसा कि गीत में गाया जाता है, तिब्बती जाति और हान जाति एक ही माता की बेटियां हैं। अब आप सुन रहे हैं वो तिब्बती गायिका दे qian माऊ द्वारा गाया गया एक ही माँ की बेटियां नाम का गीत के बोल हैं। सूर्य और चंद्रमा एक ही माँ की बेटियां हैं। उनकी माता है रोशनी। तिब्बती और हान जाति की एक ही माँ की बेटियां हमारी माता है जिन। तो श्रोता दोस्तों, अभी आपने सुनी तिब्बत के लहासा शहर स्थित पोताला महल के बारे में एक कहानी। यह महल तिब्बती राजा त्सोंगसेन गाम्पो और थांग राजवंश की राजकुमारी वनचंग के बीच प्रेम कहानी का साक्षी भी बन गया है।
लोमड़ी से चमड़े की मांग, इसे चीनी भाषा में यू हो मो फी कहा जाता है। इसमें यू का अर्थ है से या के साथ, हो जानवर लोमड़ी है, जबकि मो का अर्थ है मांगना और फी का अर्थ है चमड़ा। तो आइए दोस्तों सुनते हैं यह कहानी। प्राचीन काल में चाव राजवंश के एक व्यक्ति को मूल्यवान चमड़ा और स्वादिष्ट खाना बहुत पसंद था। वह 1000 सोने के सिक्कों से कीमती चमड़े का वस्त्र बनाना चाहता था। तो उसने लोमड़ी के पास जाकर उससे सलाह मांगी। लोमड़ियों में जो सबसे बड़ी और जिसके बाल सबसे मुलायम और लंबे हों, वह मेरे सामने आत्मसमर्पण कर दे। मैं उसके चमड़े से कपड़े बनाऊंगा। उसकी मांग सुनकर सभी लोमड़ियां घने जंगल में भागकर छिप गईं। एक दिन चाव राजवंश का वह व्यक्ति पूजा के लिए एक शानदार भोज देना चाहता था। तो उसने बकरी के पास जाकर कहा, तुम बकरियों में से जो सबसे मोटी है और जिसका मांस सबसे अच्छा है, मुझे वही बकरी चाहिए। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर बकरियां जंगल की तरफ दौड़ गई। इस तरह 5 साल बीत गए, फिर भी वह व्यक्ति अपने काम में सफलता नहीं पा सका। दोस्तों, अभी आपने जो कहानी सुनी उसका नाम था लोमड़ी से चमड़े की मांग। इसे चीनी भाषा में यू हो मो फी कहा जाता है। इसमें यू का अर्थ है से या के साथ, हो जानवर लोमड़ी है, जबकि मो का अर्थ है मांगना और फी का अर्थ है चमड़ा। लोमड़ी से उसका चमड़ा और बकरी से उसका मांस मांगने में सफलता पाने की संभावना जरा भी नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की मांग उन्हें नुकसान पहुंचाती है। तो दोस्तों, आज की कहानी कार्यक्रम का यह अंक यही समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी हमेशा की तरह बेहद पसंद आई होगी। तो अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात एक नई कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, रखिए अपना ध्यान और दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट को इजाजत। नमस्कार, बाय बाय, जय जय।